तो हमारी जो ताकत रही वो क्या रही? इतने सारे आक्रमण हुए। इन सारे आक्रमणों में आप अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक देख लीजिए, सारे आक्रमणों में राजा के जाने के बाद, राजा के पराभूत होने के बाद वहां पे जो परिवर्तन हुआ उसमें केवल व्यवस्था नहीं बदली, पूरा समाज का समाज परिवर्तित हो गया, धर्म परिवर्तन हुआ। भारत एक अकेला ऐसा अपवाद है जहां पे आक्रमण हुए, सत्ता के केंद्र बदले, फिर भी समाज 450 वर्ष पुर्तगीज रहे गोवा में। और शायद गोवा में जैसा कॉलोनियलिज्म देखा है वैसा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गोवा गोवा बना रहा। क्या ऐसी हमारी अलगता थी, क्या ऐसी हमारी ताकत थी? तो बहुत बार हमें लगता है कि वी वेर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन हम उसको अलग तरीके से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वी वेर डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड। हमारे समाज के जो विकेंद्रित स्ट्रक्चर थे, राष्ट्र की भावना तो एक थी, लेकिन उसको मेंटेन करने की व्यवस्थाएं अलग अलग थी। उन व्यवस्थाओं के कारण हमें नुकसान हुआ, यह बात सच है। इसीलिए उसमें से कुछ व्यवस्थाएं केंद्रीभूत हो, इसकी आवश्यकता भी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या और कितना विकेंद्रित हो सकता है, उस विकेंद्रित अवस्था के लिए हम क्या उस तरह के मानव संसाधन खड़े कर सकते हैं और उन मानव संसाधनों के आधार पर आवश्यक स्ट्रक्चर्स खड़े कर सकते हैं क्या? दिक्कत क्या है हमें ठीक से समझनी चाहिए। बहुत बार हम सामने से जो आ रहा है उसको भारतीय दृष्टि से उत्तर देते हैं। मतलब फेमिनिज्म का डिस्कोर्स शुरू हुआ, उन्होंने फेमिनिज्म की चर्चा की, हम बात करते हैं द्रौपदी और गार्गी की, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो बात वो नहीं कर रहा है और समाज में जो बात है वो भी उसकी पहुंच रही है। तो हमें द्रौपदी गार्गी की बात करके नहीं चलेगा, हमें फुले, सावित्रीबाई, रमाबाई इनको लेकर आना पड़ेगा और उनके कॉन्टेक्स्ट में भारतीय फेमिनिज्म को खड़ा करना पड़ेगा। उसी तरह से व्यवस्थाओं के बारे में भी है। बाबा साहब जैसे ये कहते हैं कि मुझे इस स्वतंत्रता और सार्वभौमता ये बनी रहेगी या नहीं इसकी चिंता है, क्योंकि इतिहास हमें ये बताता है कि दूसरों ने हम पर राज नहीं किया, हम में से कुछ गद्दार जाकर उनको मिले, इसलिए वो हम पर राज कर पाए। वैसा फिर से ना हो, इसलिए वो कहते हैं कि केंद्र की सत्ता तो हमें बनाए रखनी पड़ेगी और कम्युनिकेशन, डिफेंस, करेंसी, फाइनेंस, ये सारे विषय तो केंद्रीय रखने पड़ेंगे, लेकिन अंततः हमें एक डिसेंट्रलाइज फेडरल स्ट्रक्चर की ओर जाना पड़ेगा। गांधी वही बात करते हैं। इतना ही नहीं, क्रांति के रास्ते से कम्युनिज्म तक जाकर फिर से भारत के प्रवाह में आने वाले मानवेंद्र नाथ रॉय रेडिकल ह्यूमैनिज्म की बात कहते हैं और कहते हैं कि गांव तक तंत्र जाना चाहिए, गांव का तंत्र हो और उस गांव के तंत्र में चुनाव ना हो, सहमति से अपना प्रतिनिधि जिला स्तर पर चुना जाए। मुझे बहुत बार प्रतिनिधि सभा का चुनाव होता है तो मानवेंद्र नाथ रॉय याद आते हैं। वो कहते हैं कि स्थानिक स्तर पर 50 व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि सहमति से चुना जाए, वो जिला स्तर का अपने प्रतिनिधि वो लोग चुने, वो प्रांत स्तर के प्रतिनिधि चुने, उसके आगे जो भी हो वो खुले चुनाव। और उसके बाद फिर दीनदयाल जी आते हैं, वो एकात्म मानव दर्शन में यही बात कहते हैं। तो जिसने भी भारत को भारत की दृष्टि से देखा वो अंततः इन डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स की बात करता है। और पिछले 70 वर्ष में हम देखते हैं कि बहुत ऐसे प्रयास हुए, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया, पंचायती राज हमने कहा। मेरा अपना मानना है कि भारत की भारतीय दृष्टि लाने का रास्ता जो है वो भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो नीति निर्धारण के तत्व दिए गए हैं,
उनके द्वारा जाता है। देखिए, मेरा साफ मानना है, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते और मीडिया में होने के कारण बहुत सारी गवर्नमेंट की प्रोसेसेस को देखने के बाद इस व्यवस्था को पूरी तरह से नकारने वाले हम अनार्किस्ट तो नहीं हो सकते। इस व्यवस्था के अंदर और बाहर दोनों तरह से इस व्यवस्था को भारत के अनुकूल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जरूर हम हो सकते हैं। और वो होने के लिए मुझे लगता है कि एक निरंतर प्रक्रिया चलाने की आवश्यकता है। एक प्रयास हमने किया, ये सारा जो खेल है ये डिस्कोर्स का होता है। चर्चा आप किस दिशा में और कैसे बढ़ाते हो,